वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस बाय आमिर अली। आज हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में। सेल सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से ओरिजिनेट है, जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं डार्क रूम। क्या कहते हैं? डार्क रूम यानी अंधेरी कोठरी। डार्क रूम का जहां तक बात है तो आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में जो घर होता था उस घर में एक रूम होती थी जिसमें लाइट्स कहीं से नहीं आता था, चारों तरफ से बंद होता था, जिसका नाम लोग रखते थे अंधेरा कोठरी कहते थे। और इसी अंधेरी कोठरी में वो अपने जीवन से संबंधित सारे मटेरियल्स को वहाँ स्टोर करते थे। जैसे अपने जो भी जेवर्स हुए, रुपए पैसे, खाने पीने की सामान उसी रूम में रखते थे, क्योंकि बाहर से अगर कोई आदमी वहाँ जाता है तो अंधेरी की वजह से वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। वही हाल हमारे सेल का है। ये हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये जीवन के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल रखता है। इसलिए कहा जाता है डेफिनेशन में कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स क्या है? जीवन की इकाई है। और स्टैंडर्ड जो हम लोग डेफिनेशन देते हैं उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल and hereditary unit of life. Cell is a structural, functional and hereditary unit of life. Cells जो है, कोशिका जो है, वो जीवन की क्या है? रचनात्मक यानी स्ट्रक्चर देने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है कि फंक्शनल, फंक्शन देने वाला है। और तीसरा जो कह रहा है हेरिडिटरी, यानी कि किसी भी कैरेक्टर्स को क्या करता है? जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर करता है। जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर करता है, यानी कि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह है। जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है? किसी भी बात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो डिफिनेशन हमारा क्या हुआ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बात आई कि व्हाट इज द लाइफ। लाइफ क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल होता है, इस सेल के अंदर एक जेली लाइक सबस्टांस पाया जाता है। एक जेली लाइक सबस्टांस होता है, जिस सबस्टांस का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और कहा जाता है कि इस प्रोटोप्लाज्म के एक्टिवेशन को ही यानी एक्टिविटीज को ही क्या कहते हैं? हम लोग लाइफ कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि इसके अंदर एक और लाइनिंग हो गया। अंदर वाला जो भाग हुआ, ये हमारा अंदर वाला पार्ट जो हुआ ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये बाहर वाला जो हुआ ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ और ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, जो ऑर्गेनेल्स क्या करती हैं? पूरे सेल को एक्टिव रखने में मदद करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी द एक्टिविटीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड लाइफ। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के एक्टिव होने की ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। अगर किसी प्लांट का सेल, अगर वो प्लांट क्या है? जमीन से लगा हुआ है, तब तक उसके सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो जेली सबस्टांस के रूप में रहता है, इसलिए वो लिविंग रहता है। जैसे ही उस प्लांट्स को हम लोग काट देते हैं, काटने के बाद रख देते हैं, तो उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होने लगता है? सूख जाता है। और सूखने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है। डेंस के होने का मतलब है कि वो प्रोटोप्लाज्म जब डेंस हो जाएगा तो उसके सारे सेल्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल्स के बारे में कि सेल्स की हिस्ट्री क्या है।
हिस्ट्री ऑफ सेल्स, हिस्ट्री ऑफ सेल्स में पहला जो हिस्ट्री आता है वो कहता है इन 1665 फर्स्ट टाइम सॉ द सेल बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, कॉर्क में पहली बार सेल के बारे में बताया कि कॉर्क जो है, इस कॉर्क के अंदर कुछ इस तरह का क्या पाया जाता है, तो रूम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूम पाए जाते हैं, डार्क रूम। और इसी को उन्होंने क्या कहा कि इट इज अ सेला, इट इज अ सेला, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने ही अपने माइक्रोस्कोप का अपने माइक्रोस्कोप को बनाया था। उसी माइक्रोस्कोप में इन्होंने कॉर्क को फर्स्ट टाइम देखा। सेकेंड हिस्ट्री कहता है इन 1674 एंटोनी वॉन लुएनहुक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एवी लुएनहुक कहते हैं, एवी लुएनहुक ने फर्स्ट टाइम क्या किया कि लिविंग सेल्स को देखा, एक लिविंग सेल्स को देखा। वो लिविंग सेल्स जो थे वो क्या था, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया एक्सेट्रा में उन्होंने इस चीज को देखा और कहा कि नहीं ऐसा होता है। क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार कॉर्क को देखा था तो अदर साइंटिस्टों के मन में ये बात थी कि हो सकता है कि कॉर्क जो है वो डेड मटेरियल होता है, और डेड मटेरियल के अंदर ब्लैक स्पॉट आना कोई मामूली सी बात है, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन जब एवी लुएनहुक ने इस बात की पुष्टि कर दी कि नहीं, लिविंग सेल्स के अंदर भी ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिस कारण रॉबर्ट हुक को क्या कहा गया कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल्स को देखा। लेकिन एवी लुएनहुक को इसी बैक्टीरिया में यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने के कारण इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया। क्या कहा गया, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एवी लुएनहुक को कहा गया। फिर समय जैसे जैसे बीता, समय आया 1831, जहां पर एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था, रॉबर्ट ब्राउन नाम था। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम सेल के अंदर सेल देखा। सेल के अंदर कहने का मतलब कि ये सेल है, इस सेल के अंदर एक और अंदर गोलाकार स्ट्रक्चर देखा, जिसको उन्होंने कहा सेल विद इन सेल, और नाम दिया क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। समय बीता, समय आया 1838-39, उस समय दो अलग अलग साइंटिस्ट, एक बॉटनिस्ट और दूसरे जूलॉजिस्ट, अपना अलग अलग सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक सेल के ऊपर एक पूरी थ्योरीज लिखी, और जब दोनों अलग अलग देशों में काम कर एक जगह जब सबमिट किए और दोनों के थ्योरीज को आपस में देखा गया, तो प्लांट और एनिमल दोनों के सेल्स में बहुत सारी समानताएं थी, जिसका नाम क्या दिया गया, सेल थ्योरी। इसके बाद आगे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है। इन्होंने सेल थ्योरी को दिया। फिर समय बीता, समय आया 1839 का। वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेई प्रुकिंजे। जेई प्रुकिंजे ने जो जेली लाइक सब्सटेंस, यानी कि इस सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस था, इस जेली लाइक सब्सटेंस के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, और उस टर्म का नाम उन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म। और कहा कि प्रोटोप्लाज्म ही सेल का वह इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसकी वजह से सेल के अंदर फंक्शन करने की पावर पाई जाती है। 1868 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने कहा था कि जो फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ, सेल जो होता है वो यानी प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकली बेसिस ऑफ लाइफ होता है, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। फिर समय बीता, समय आया 1855 का, यानी कि जब सेल थ्योरी के कुछ साल के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो सेल थ्योरी को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उस समय रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया कि रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी को पूरी तरीके से क्या किया, सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद उसमें जो छोटी मोटी जो खामियां थी, उस खामियों को दूर करते हुए इन्होंने एक सेल थ्योरी को मॉडलाइज किया, और उस समय इसका नाम रखा गया मॉडर्न सेल थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। अब बात करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी कहता है, पहला सेल थ्योरी जो था वो कह रहा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल एंड देयर सेल प्रोडक्ट्स।
किसके बने होते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। फिर उन्होंने सेल थ्योरी में क्या दिया था? दूसरा जो कॉमन पॉइंट था वो क्या था कि एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना एक्टिव होगा वो कुल एक्टिवेशन के उसके सेल पर डिपेंड करता है कि उसके सेल जितना ज्यादा एक्टिव होंगे वो ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा एक्टिव होगा। और तीसरा जो कहता है वो क्या कह रहा है कि एवरी न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो अपने पुराने मरे हुए सेल की जगह या अपने पुराने सेल्स की जगह डेवलप्ड होते हैं। ये तीन जो था ये स्लाइडेन एंड स्वान का दिया हुआ सेल थ्योरी था, लेकिन विर्चो ने वहां एक अपना कॉन्सेप्ट लगाया था और कहा था कि एवरी सेल्स हैव पावर ऑफ टोटिपोटेंसी, यानी सभी सेल्स के पास ये क्षमता होता है कि उनके पास किसकी क्षमता? टोटिपोटेंसी की, यानी खुद से खुद को बनाने की। एक सिंगल सेल चाहे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकता है। और इसका एग्जांपल आपको पता होगा कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट रैपिडली डिवीजन करते करते अपनी संख्या एक सेल से दो सेल में, दो सेल से चार सेल में, चार से आठ, आठ से 16, यानी कि n का पावर 2 कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स डबल होते जाते हैं और एक समय पूरा एक ऑर्गेनिज्म यानी एक ह्यूमन बींग्स की तरह, एक अदर एनिमल्स की तरह पूरा का पूरा क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। ये हमारा सेल थ्योरी है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल थ्योरी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने तरह के सेल्स हो सकते हैं जिनको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी करने के लिए सेल्स के टाइप्स अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सेल्स को अलग अलग तरीकों से, यानी कि सेल्स के टाइप्स पढ़ने के लिए टाइप्स ऑफ सेल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे। सेल के टाइप्स अगर देखेंगे, हम सेल के प्रकार देखेंगे तो कई प्रकार से देख सकते हैं। तो पहला जो प्रकार हम लोग सेल्स का देखते हैं, ए नंबर, वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के आधार पर सेल कितने तरह के होते हैं? तो साइज के आधार पर अगर हम बात करेंगे, सेल जो होता है वो 3 तरह का होता है। साइज के आधार पर 3 तरह का होता है। पहला स्मॉलेस्ट सेल, नाम पता ही होगा, PPLO। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेन, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज जो होता है इसका, साइज 0.1 to 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन। और कहा जाता है 1 माइक्रोन जो होता है ये 1/1000 पार्ट ऑफ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का जो 1000वां भाग होगा वो 1 माइक्रोन होगा। तो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेल दुनिया का सबसे छोटा सेल माना जाता है। दूसरा जो हम लोगों ने नाम लिया स्मॉलेस्ट के बाद दूसरा आता है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा क्या सर एक अंडा जो है, एक एग जो है वो भी सेल है? हाँ जी, वो सेल है। उसके अंदर देखेंगे ये व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक येलो कलर का पार्ट होता है। ये येलो वाला जो पार्ट है वो क्या है? तो उसका न्यूक्लियस होता है। व्हाइट वाला जो होता है उसका साइटोप्लाज्म होता है और जो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है मेम्ब्रेनस, वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यानी 3 चीजें उसमें पाई जाती है। इसकी साइज जो होती है, साइज जो होता है इसको हम लोग बताते हैं अबाउट
17.5 सेंटीमीटर, और जब इस सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 7.5 इंच आता है। 7.5 इंच आता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच होता है। 1 इंच होता है, तो लगभग आपके 7.5 इंच के बराबर होता है। तीसरा जो है वो है लॉन्गेस्ट सेल। कौन सा सेल? लॉन्गेस्ट सेल। सबसे लंबा सेल जो होता है वो होता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। और एक न्यूरॉन की जो लंबाई होती है इस न्यूरॉन की साइज जो होगा वो साइज आपका लगभग 2.5 to 3 फीट होता है, यानी लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये पहला हमारा था, अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पर सेल्स को हम लोग देख सकते हैं। न्यूरॉन आप लोगों ने देखा होगा, एक पेंटागोनल इस तरह सा स्ट्रक्चर एक होता है ना। पेंटागोनल एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स ऐसे पाए जाते हैं, है ना। यहाँ इसका सेल होता है, इधर भी इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ये हमारे बैकबोन में पाया जाता है, और हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाता है इसी न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर होता रहता है। तो ये हमारा साइज के अकॉर्डिंग है। दूसरा अगर हम बात करें साइज के बाद, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं साइज के बाद बी नंबर। साइज के बाद आता है शेप के बेस पर अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं। शेप के आधार पर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है इर्रेगुलर और दूसरा होता है रेगुलर। इर्रेगुलर शेप और रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप यानी वैसे सेल्स जो समय के साथ साथ अपना शेप को बदलते रहे, उनको हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर, यानी चेंज द शेप टाइम टू टाइम, समय पर टाइम टू टाइम अपने शेप को चेंज करते रहे। एग्जाम्पल याद होगा, एमियोबा हो गया और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो समय पे अपना शेप चेंज करते हैं। और दूसरा जो है इर्रेगुलर शेप में हम लोग कहते हैं कैन नॉट चेंज देयर शेप। जो अपना शेप कभी नहीं बदलता हो। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा, जिसमें बोलते हैं रॉड शेप्ड हो गया, स्फेरिकल शेप्ड हो गया, ओवल शेप्ड हो गया। इस तरह के जो शेप वाले सेल होंगे ये अपना समय यानी अपना जो शेप होगा वो जैसा है वैसे ही रखते हैं, कभी चेंज नहीं करते। तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये दो तरह के शेप के बेस पर है। तीसरा हमारा जो है शेप के बाद से नंबर के बेस पर। किसके बेस पर? तो नंबर के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। तो नंबर अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, सेल के नंबर के आधार पर। तो ये भी दो तरह के होते हैं, नंबर के आधार पर भी दो तरह का होगा। एक होगा यूनिसेलुलर और एक होगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब हो गया सिंगल, यूनि का मतलब
सिंगल, और सेलुलर का मतलब क्या, सेल, सेला यानी सेल, सिंगल सेल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। जब कोई सेल एक से ज्यादा से बना हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, किसके आधार पर, तो न्यूक्लियस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू देयर, सी डी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आधार पे। तो न्यूक्लियस के आधार पर सेल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है, प्रो यानी फर्स्ट, या फिर बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और कैरियोट जो है, कैरियोन से बना है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि फर्स्ट या प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या फिर कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। जब किसी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंस हो या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हो या प्रिमिटिव टाइप का हो तो उस तरह के जो सेल्स होंगे उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इस तरह के सेल्स जो होते हैं वो खासकर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, है ना, खासकर बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा है यूकैरियोट, यू यानी योन, योन का मतलब होता है डेवलप, या फिर कह सकते हैं डेवलप या आफ्टर। और कैरियोन यानी कि, कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा न्यूक्लियस, तो डेवलप न्यूक्लियस या आफ्टर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाद का जो सेल होगा, यानी जिसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो यहाँ पर हम लोग जो जेली लाइक सबस्टांस की बात कर रहे थे, ये जेली लाइक सबस्टांस जो होगा वो क्या होगा कि उसमें साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म था वो डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ क्या है कि डिवीजन नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन साइटोप्लाज्म है और कौन न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसी तरीके से कि कहता है कि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं लगभग सभी एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट केवल राइबोसोम्स को छोड़कर। या ये भी कहा जा सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट और विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, यानी राइबोसोम्स जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है इसलिए वो पाया जाता है, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आर प्रेजेंट, डीएनए में जो डबल हेलिक्स हम लोग देखते थे इस तरह से जो डबल स्ट्रैंडेड था, इसमें क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, डबल नहीं पाया जाता है। और इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर यही बात अगर चेंज कर दे और हम कहें कि एक काम करो कि तुम लोग कर लो किसमें, यूकैरियोट्स में, किसमें कर लो, यूकैरियोट में, यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में जहां पे एब्सेंट है यहां पे क्या कर देंगे, प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जहां कैन नॉट है यहां क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इनटू
डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्रेजेंट होता है, इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, यानी लगभग सभी पाया जाता है, ऑल आर प्रेजेंट हो जाएगा। सिंगल की जगह क्या कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर प्रेजेंट, और जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल जो हो जाएगा वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स कहलाने लगेगा। जेनेटिक मटेरियल जो है उसको न्यूक्लियोइड नहीं कहेंगे, उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल के नाम से ही जानेंगे। तो ये इसका क्या है कि बेसिक चीजें हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो सेल के न्यूक्लियस के बेस पर हो गया, अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर सेल को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे स्टडी इजीली कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेल को बेसिस यानी कि किसके, स्ट्रक्चर के बेस पर सेल को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में सेल को स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग सेल को बांटते हैं। 3 भाग होता है सेल में। पहला होता है, बोलते हैं हम लोग कवरिंग ऑफ द सेल, सेल के कवरिंग होते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल का कवरिंग। सेल के कवरिंग की बात कर ले पहले। सेल के कवरिंग जो होते हैं इसमें 2 तरह के कवर पाए जाते हैं। सेल के कवरिंग में 2 तरह के कवरिंग पाए जाते हैं। पहला कवरिंग जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट तथा एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दूसरा जो कवरिंग होता है, कवरिंग जो दूसरा होगा, ये कवरिंग जो होगा दूसरा, उसको हम लोग कहते हैं, दूसरे कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होता है इसके बारे में कहा जाता है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग होता है। ये जो होता है ये होता है नॉन लिविंग। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, ये नॉन लिविंग, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग होता है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा जो है हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है, इस साइटोप्लाज्म में हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो 3 तरह के सबस्टांसों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है इसमें होता है साइटोसोल। पहला क्या होता है, साइटोसोल, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी जेली लाइक सबस्टांस जो होगा। दूसरा होगा कि इस जेल के अंदर कुछ लिविंग सेल्स होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। और तीसरा जो होगा उसको कहेंगे सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन। 3 चीजें इसमें पाई जाएंगी। कौन कौन सी, तो पहला जो होगा उसको कहेंगे साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा होगा क्या, सेल इंक्लूजन। साइटोसोल यानी मैट्रिक्स जो होगा ये लिक्विड पार्ट होगा। क्या होगा, ये लिक्विड होगा। सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा ये लिविंग पार्ट होगा। और जो सेल इंक्लूजन होगा ये नॉन लिविंग पार्ट नहीं, बॉडी कर सकते हैं, लिविंग
बॉडीज होगा, ये नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग बॉडीज होंगे। नॉन लिविंग बॉडीज जो सेल के अंदर होगा वो होगा। ये जो आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी दो तरह का सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। एक को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, और दूसरे को बोलेंगे मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेनलेस। पहले बात कर लेते हैं मेम्ब्रेनलेस की। तो मेम्ब्रेनलेस में दो तरह के मेम्ब्रेनलेस पाए जाते हैं। एक का नाम है राइबोसोम और दूसरे का नाम है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स कह सकते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये जो होता है फाउंड इन बोथ, राइबोसोम्स जो होता है कहां पाया जाता है, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बट जो आपका सेंट्रियोल्स होगा ओनली फाउंड इन एनिमल, कहां, केवल एनिमल सेल्स में पाया जाएगा। ये अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी दो तरह के होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो एक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, पहला सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और दूसरे को बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में नाम आता है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा इसमें नाम आता है। ये सब नाम इसमें आते हैं। लेकिन डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनमें पहला नाम जो आता है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फाउंड इन बोथ, क्या होता है, फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लास्टिड only found in, plastid only found in plant cell, only found in plant cell। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और प्लास्टिड जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। कहा, प्लांट के केस में प्लास्टिड जो होगा वो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होगा और माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होगा। लेकिन अगर एनिमल का केस होगा तो वहां तो प्लास्टिड पाया नहीं जाएगा, तो वहां जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाएगा। अगर एक कॉन्सेप्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, और ये ना बताया जाए कि कौन से सेल में, तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि प्लास्टिड जो होगा वो फर्स्ट लार्जेस्ट सेल होगा और एनिमल जो है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। न्यूक्लियस की बात कर लें तो न्यूक्लियस में हमको 3-4 चीज देखने को मिलता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। तीसरा न्यूक्लियोलस होगा और चौथा
क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। क्या होगा? क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस और चौथा जो होगा वो क्या होगा? क्रोमेटिन नेटवर्क होगा। तो इतनी सारी चीजें हमको कॉन्सेप्ट के रूप में स्टडी करनी होती है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर नीट 2017 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम अभी डील कर रहे हैं। मैंने कहा 2017 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे एकदम क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई एनिमल सेल प्लांट सेल लिया और उस प्लांट सेल से मैंने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, अगर सेल वॉल को मैं जब रिमूव करूंगा तो उस सेल वॉल में क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट बचेगा। और इस प्रोटोप्लास्ट में दो चीजें होंगी, एक सेल मेम्ब्रेन होगा और दूसरा प्रोटोप्लाज्म होगा। अगर उस प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें होंगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म की बात करें तो उस साइटोप्लाज्म में क्या होगा बाबू? तो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और साइटोसोल्स होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा लगा था इसमें कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके आगे के डिस्क्रिप्शन के साथ और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।